Hello everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे। साइटोस्केलेटन हमारी साइटोलॉजी की सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है। साइटोस्केलेटन में जो डिफरेंट टॉपिक्स है जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन Cytoskeleton is a complex network of proteinaceous filaments such as microtubules, microfilament and intermediate filament। Cytoskeleton है क्या? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स का। प्रोटीनेशियस फिलामेंट जितने प्रोटीन्स प्रेजेंट्स होती हैं उन सब का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। हम इसमें देख रहे होंगे, ये देखिए एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमें दिख रहा है। साइटोस्केलेटन क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है सारे प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स का। सब इसी में एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अटैच है, किसी एकदम एक कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है जो सेल के बीच में, सेल में किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वही कहलाता है क्या? साइटोस्केलेटन। और इसमें जो प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से? माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक, ये तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट्स, ये तीन इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमको इन्हीं तीन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो cytoskeleton is a complex network of proteinaceous filaments such as microtubules, microfilament and intermediate filament. Okay, it gives definite shape, size and movement to the cell and also known as cytomusculature। ये क्या करता है? किसी भी सेल को एक डेफिनेट शेप, मतलब किसी भी सेल को एक बढ़िया शेप, एक डेफिनेट शेप, प्रॉपर सपोर्ट और मूवमेंट जो सेल्स की होती हैं वो कराने में कौन हेल्प करता है? वो कराने में हेल्प साइटोस्केलेटन ही करते हैं। मतलब ये जो तीनों है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इन्हीं की हेल्प से किसी भी सेल को एक प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलती है, एक डेफिनेट शेप मिलता है, साइज जो उसकी डिसाइड होती है, और सेल को मूवमेंट कैसे करना है, सेल मूव करेगी तो कैसे मूवमेंट करना है, कैसे एक सेल दूसरी सेल कैसे मूव करेंगे एक दूसरे से, कैसे वो जो होता है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? साइटोस्केलेटन की हेल्प से ही होता है। और इसीलिए हम इसको कहते हैं साइटोमस्कुलेचर। क्या कहते हैं? साइटोमस्कुलेचर। ठीक, साइटोस्केलेटन हम देख रहे हैं ना, साइटो मतलब सेल, सेल के स्केलेटन के बारे में जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है वो क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, हमें एक प्रॉपर शेप देता है। अभी हम यहाँ से सारी बोन्स को निकाल दे तो क्या हमारी जो स्किन और मसल्स है वो एक प्रॉपर शेप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ठीक है, वो फिर ऐसे लुंज पुंज से हो जाएंगे। लेकिन बोन्स की वजह से क्या है, हमें एक प्रॉपर शेप मिलता है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिल पाता है। ठीक, तो वही काम तो यहाँ साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन है। एक तरीके से ये क्या है? सेल का स्केलेटन है। और उसमें क्या है? तीनों इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये क्या करते हैं? सेल का एक डेफिनेट शेप, साइज और उसके मूवमेंट को डिसाइड करते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं साइटोमस्कुलेचर। द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन इज डिस्क्राइब्ड बाय कोल्टजॉफ। कोल्टजॉफ नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को किसने डिस्क्राइब किया था? साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कोल्टजॉफ। ठीक है, कोल्टजॉफ ने ही साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करा था। अब उनके अकॉर्डिंग था क्या? अकॉर्डिंग टू हिम cytoskeleton is distributed throughout the protoplasm in the form of microtubules, microfilaments and intermediate filament। इनके हिसाब से क्या था कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो किसी भी सेल के प्रोटोप्लाज्म में, पूरे के पूरे प्रोटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट के तौर पे पूरे के पूरे प्रोटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मतलब कि प्रोटोप्लाज्म इज व्हाट? जब मान लीजिए ये कोई सेल है तो हम कहते हैं ये न्यूक्लियस, और ये जो मतलब
सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की जो बीच की जगह होती है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। बट जब हम इस साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस इंक्लूडेड नहीं है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूडेड नहीं है, बट जब हम इस साइटोप्लाज्म को इस न्यूक्लियस के साथ कंसीडर करेंगे तब हम इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तब हम इसको क्या कहते हैं? तब हम इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जब हम सेल जो यहाँ पे हमारी पूरी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, मतलब इस एरिया से जब हम न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ, या ये कह लीजिए साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज प्रोटोप्लाज्म। और इसमें से प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस कर देंगे, देन वो क्या हो जाएगा? वो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि इनका कहना था, कोल्टजॉफ जो साइंटिस्ट जिन्होंने साइटोस्केलेटन को डिस्क्राइब किया था, इनका कहना था कि साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन जो होता है वो पूरे प्रोटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन तीनों के फॉर्म में पूरे किसी भी सेल के पूरे प्रोटोप्लाज्म में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तभी तो सेल को सपोर्ट करेगा। हमारी पूरी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट है ना, पूरी बॉडी में बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी तो हमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर शेप दे रहा है। सेम उसी तरीके से जब पूरे सेल में, तो पूरा सेल तो बस सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दिया, बाकी जितने कंटेंट है वो प्रोटोप्लाज्म में आ गए। तो इन सब में कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है? साइटोस्केलेटन। किस फॉर्म में? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के फॉर्म में इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। ठीक, द प्रोटीन ट्यूबलिन इन माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो ट्यूबलिन होता है। एक्टिन, मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और माइक्रोफिलामेंट में केराटिन्स, वाइमेटिन्स, डेस्मीन्स, लैमिन, और जो दूसरे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये सारे, मतलब कहने का मतलब है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के फॉर्मेशन में यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो तीनों हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीनों जो हैं साइटोस्केलेटन के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों से मिलकर के साइटोस्केलेटन बन रहा है, ये हमने देखा है। और इसमें ये डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, फिर उसका इसमें आ गया केराटिन्स, वाइमेटिन्स, डेस्मीन, लैमिन। ये सारे जो हैं, ये सारे प्रोटीन्स हैं जो मिलके ये तीन चीज बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये जो तीनों हैं, ये तीनों मिलकर के पूरा का पूरा साइटोस्केलेटन बना देते हैं। ठीक, तो आइए अब इन तीनों को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। किसकी बात करेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स? Microtubules were first of all observed in exoplasm of myelinated nerve fibers by Robertis and Franchi. Exoplasm of myelinated nerve fibers. क्या है एक्सोप्लाज्म ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स? हम कहते हैं एक न्यूरॉन्स बना देते हैं, ठीक है, ये एक न्यूरॉन हो गया। न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये एक नर्व सेल्स हो गया। तो न्यूरॉन का क्या होता है कि ये जो वो इतना पार्ट होता है, न्यूरॉन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। दिस इज द सेल बॉडी, या इसको हम सोमा भी कहते हैं, एंड ये जो लंबा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं एक्सॉन, एंड ये क्या होता है? डेंड्राइट, डेंड्रॉन। ठीक है, ये जो हो गया डेंड्रॉन हो गया। तो
अब क्या होता है, इसमें भी अपना साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म तो हर सेल्स में होता है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म होता है, ये थोड़ा ग्रैन्युलर होता है। इसमें ग्रीन्स लाइक चीजें प्रेजेंट होती हैं, दैट्स वाई ये कैसा होता है, ग्रैन्युलर होता है। लेकिन जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा, इसी को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म पता चल गया क्या है, लेकिन कहा था एक्सोप्लाज्म ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये जो नर्व फाइबर होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड क्या करता है, सिग्नल का ट्रांसमिशन फास्ट करता है, वहीं जो नॉन माइलिनेटेड होता है वो थोड़ा स्लो रेट से सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है। तो माइलिनेटेड मतलब यहाँ पे एक माइलिन की शीट प्रेजेंट होगी इसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन की शीट जब प्रेजेंट होती है तो उस न्यूरॉन को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जब ये माइलिन की शीट नहीं प्रेजेंट होती है तो उसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और इसका काम यही होता है, सिग्नल का जो ट्रांसडक्शन कराना है, जो सिग्नल ट्रांसफर कराना है, उसके रेट को ये चेंज कर देता है। माइलिनेटेड से ट्रांसफर जो होता है सिग्नल्स का, वो थोड़ा फास्ट होता है, नॉन माइलिनेटेड से थोड़ा स्लो होता है। तो किसमें बात हुई थी, एक्सोप्लाज्म ऑफ मतलब एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सोप्लाज्म ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक, तो एक्सोप्लाज्म ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। Microtubules was first of all observed in exoplasm of myelinated nerve fibers by जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था उनका नाम था रॉबर्टिस एंड फ्रेंची इन 1953। और इन्होंने इसको क्या कहा, दे कॉल्ड दैम न्यूरोट्यूब्यूल्स। उन्होंने न्यूरॉन्स में इसको ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसका नाम डाल दिया इन्होंने न्यूरोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, न्यूरोट्यूब्यूल्स। फिर इसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ प्लांट सेल वर फर्स्ट डिस्क्राइब इन डिटेल बाय लेडबेटर एंड पॉटर 1963। 53 में क्या हुआ, रॉबर्टिस और फ्रेंचिस ने इसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर के एक्सोप्लाज्म में ऑब्जर्व किया और इसको नाम दे दिया न्यूरोट्यूब्यूल्स। फिर 10 साल बाद क्या होता है, 1963 में साइंटिस्ट आते हैं लेडबेटर एंड पॉटर ने माइक्रोट्यूब्यूल्स को प्लांट सेल में डिस्क्राइब किया। सबसे पहले इसको प्लांट सेल में डिस्क्राइब किया, और पॉटर ही वो इंसान हैं जिन्होंने इसको फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा। इसको इन दोनों लोग ने प्लांट सेल में 1963 में डिस्क्राइब किया। उसके बाद पॉटर ने उन्होंने उसको न्यूरोट्यूब्यूल्स कहा था, लेकिन पॉटर फिर इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दे दिए। ठीक, इसके अकरेंस की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक, अकरेंस में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स आइदर इन फ्री फ्रॉम और एसोसिएटेड विद सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजिला। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, सब में पाया जाता है। या तो फ्री फॉर्म में ऐसे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, या तो किसी से एसोसिएट होगा, किसी से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा हो सकता है ये, सेंट्रियोल से, सीलिया या फ्लैजिला से। ठीक है, क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है सारे यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, दो फॉर्म में, या तो फ्री स्टेट में ऐसे फ्रीली उसमें प्रेजेंट है, या दूसरा क्या है, एसोसिएट होंगे किससे, सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजिला में। हमने कहा कि सारे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, बट इसका बहुत ही रेयर एक्सेप्शन है। बहुत ही रेयर एक्सेप्शन में क्या है, जैसे इरिथ्रोसाइट्स में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक, विथ रेयर एक्सेप्शन सच एज इरिथ्रोसाइट्स। बाकी ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, या तो फ्री स्टेट में या एसोसिएटेड विथ सीलिया, सेंट्रियोल्स एंड फ्लैजिला। ओके, The most abundant source of microtubules for the biochemical studies, बायोकेमिकल स्टडी करने के लिए सबसे abundant source जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है, मतलब सबसे ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल्स किसमें से पाए जाते हैं, वो है वर्टिब्रेट ब्रेन। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है
उसमें से ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तभी तो सबसे पहले इसको न्यूरॉन्स में देखा गया था। हाई डेंसिटीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एग्जिस्ट इन एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या है? नर्वस सिस्टम का काम है। नर्वस सिस्टम किसका काम है? हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का काम है। तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से सेल्स? वो न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, वही तो यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन और डेंड्राइट है, एक्सॉन और डेंड्राइट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसीलिए जब कोई बायोकेमिकल स्टडीज करनी होती है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का रिच सोर्स जो है, सबसे ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ से पाई जाती हैं? वो है वर्टिब्रेट ब्रेन में। वर्टिब्रेट ब्रेन में कहाँ से पाई जाती है? उसमें न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स के एक्सॉन और डेंड्राइट में से सबसे ज्यादा मात्रा में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक, और ऐसे तो वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, चाहे फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा या तो एसोसिएट होगा किससे? सीलिया, सेंट्रियोल और फ्लैजिला से। बहुत ही रेयर एक्सेप्शन है सच एज एरिथ्रोसाइट्स। In the cytoplasm of animal and plant cell, microtubules occur at following 7 sites. जो साइटोप्लाज्म में हमने कहा कि सारे साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में ये 7 ऐसी साइट्स हैं जहां पे पाए जाते हैं। जैसे क्या है? पहला हो गया सीलिया और फ्लैजिला, दूसरा हो जाएगा सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडीज, सीलिया और फ्लैजिला में होते हैं। नहीं तो दूसरा कहाँ पाया जाएगा? सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडीज में। थर्ड इज नर्व प्रोसेसेस। ठीक है, नर्व प्रोसेसेस क्या? ये जो हमने सोमा बनाया था, इसमें से ये जो ऐसे निकले होते हैं चुड़ैल के बाल की तरह, ये क्या है? नर्व प्रोसेसेस है। ठीक, द माइटोटिक अपरेटस, माइटोटिक अपरेटस से भी पाए जाते हैं ये। जैसे जब सेल जो होती है डिवाइड होने को होती है तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हम देखते हैं। मान लीजिए कोई सेल है, इसमें डिवीजन हो रहा है, तो ऐसे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम लगे होते हैं, तो ये भी, इसमें भी क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये किसके होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। The cortex of मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल, जो मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल होता है उसके कॉर्टेक्स में भी क्या पाया जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। Elongating cells such as during the formation of lens or during the स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स हैं, उनकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? उसमें भी हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। Selected structure in protozoans such as exostyle of parasitic flagellates and the exonyma of Echinocospermium, the fiber system of Stentors and the cytopharyngeal basket of Nesula। ये सारे वो 7 साइट हैं जहाँ पे कोई भी एनिमल या प्लांट, उसके साइटोप्लाज्म में हमने मोटा मोटी कह दिया था कि साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। बस उस साइटोप्लाज्म में ये 7 ऐसे साइट्स हैं, ये 7 ऐसे साइट्स हैं जहां पे हमको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है, जहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स constitute a class of morphologically and chemically related filamentous rod which are common to both plant and animal cell। क्या कह रहा है? इसके स्ट्रक्चर की बात देखिए कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और केमिकली जो होते हैं वो फिलामेंटस रॉड टाइप के होते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या होगा? ऐसे एक फिलामेंटस रॉड टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा एक फिलामेंटस रॉड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अ माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग अनब्रांच्ड हॉलो ट्यूब्यूल्स, लंबा होता है। अनब्रांच्ड होता है, ऐसा नहीं कि इसमें से ब्रांचिंग दिखेंगी, नहीं, ये अनब्रांच्ड होता है। हॉलो ट्यूब्यूल्स, ऐसा नहीं कि अंदर से पूरा भरा हुआ है, अंदर से आप देखोगे तो उसको जैसे आप इसको देखो, मान लो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो लंबा है, हॉलो होगा, इसके अंदर जो होगा ये खाली होगा। About 24 to 25 nanometer in diameter
और इसके डायमीटर की बात करेंगे, क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज है तो इसके डायमीटर की बात करेंगे तो इसका डायमीटर कितना होगा, 24 से 25 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। सेवरल माइक्रोमीटर्स लॉन्ग, ये तो डायमीटर की बात होगी, 24 से 25 नैनोमीटर की। अब इसके लंबाई की बात कर ले तो लंबाई मतलब थोड़ा कुछ सेवरल माइक्रोमीटर्स लंबे भी होते हैं। एंड विद 6 नैनोमीटर थिक वॉल हैविंग द 13 सब यूनिट्स। और क्या होता है, इसकी वॉल की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि कोई हॉलो चीज है, ठीक कोई हॉलो चीज है, तो जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये हॉलो है लेकिन है तो गोला। इसके डायमीटर की बात कर लेंगे क्योंकि भाई ये सर्कुलर है तो डायमीटर होगा ही। अब इसके डायमीटर की हमने बात किया तो हमें कितना दिखा, 24 से 25 डायमीटर की बात हो गई। लेकिन इसकी ये जो मोटाई है ये भी तो कुछ होगी, अंदर से खाली ये हॉलो है बट इसकी मोटाई भी तो कुछ होगी। तो इसकी मोटाई जो है वो कितनी होती है, 6 नैनोमीटर थिक वॉल्स। इसकी ये जो वॉल्स हैं वो 6 नैनोमीटर थिक होती हैं, 6 नैनोमीटर मोटी होती हैं, ठीक। हैविंग द 13 सब यूनिट्स कॉल्ड प्रोफिलामेंट्स, और इसकी 13 सब यूनिट्स होती हैं। जैसे क्या होगा कि ऐसे करके आपको दिखेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे दिखेंगे आपको। 13 सब यूनिट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं प्रोफिलामेंट, ठीक। एक मिनट, इसको देखिए ध्यान से, इसको देखिए, आपको दिख रहा होगा जितनी भी बातें हमने करी हैं कि लंबी होती हैं, तो हाँ भाई है लंबी। हॉलो होती है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिखेगा खाली दिख रहा है, ऐसा पाइप जैसा है, ठीक, खाली दिख रहा है। और इसकी चौड़ाई कर लेंगे तो 6 नैनोमीटर हो जाएगा। इसके डायमीटर की बात कर लेंगे तो ऐसे खाली है तो डायमीटर की बात कर लेंगे तो 24 से 25 हो जाएगा। और इस पे क्या होगा, 13 सब यूनिट्स, जैसे देखिए ऐसे है ना, तो पूरा मान लीजिए ये ऐसा है तो ऐसे 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 13 सब यूनिट्स इसकी होती हैं। और ये 13 सब यूनिट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं प्रोफिलामेंट्स। क्या कहते हैं, प्रोफिलामेंट्स। These profilament present in circle having diameter 14 नैनोमीटर, ठीक। अभी क्या हो रहा था, पूरे की बात कर रहे थे तो 24 से 25 था, पूरे की बात कर रहे थे तो इसका डायमीटर कितना था, इसका डायमीटर था 24 से 25 नैनोमीटर, ठीक। लेकिन अब हम कह रहे हैं इस पे क्या है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट हैं प्रोफिलामेंट्स। कितने प्रोफिलामेंट्स, तो 13 प्रोफिलामेंट्स इस पे ऐसे ऐसे प्रेजेंट हैं। अब ये जो प्रोफिलामेंट है इसका डायमीटर कितना है, तो इसका डायमीटर होगा 14 नैनोमीटर। मतलब इसका डायमीटर देखें अगर, तो ये एक प्रोफिलामेंट को हम बना दें तो इसका डायमीटर हमें दिखेगा कितना, 14 नैनोमीटर, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं एक लंबी अनब्रांच्ड हॉलो ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक लंबी सी पाइप है, समझ लीजिए हॉलो एक खाली पाइप है, अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल जिसका जो डायमीटर होता है वो 24 से 25 नैनोमीटर का होता है और थोड़े लंबे भी होते हैं, सेवरल माइक्रोमीटर्स लॉन्ग भी होते हैं। और विद उसकी जो पाइप की जो वॉल होंगी उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई है 6 नैनोमीटर थिक। उसकी जो वॉल्स हैं वो है जिसके पास 13 सब यूनिट होते हैं और इस सब यूनिट को हम कहते हैं प्रोफिलामेंट्स, ठीक। These प्रोफिलामेंट प्रेजेंट इन अ सर्कल हैविंग डायमीटर 14 नैनोमीटर। और ये जो प्रोफिलामेंट होते हैं इनका जो अब सर्कल में ये प्रेजेंट होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 14 नैनोमीटर। देखिए, ठीक, the wall of microtubules thus the wall of microtubules consists of 13 individual linear or spiraling filamentous structure about 5 nanometer in diameter which in turn are composed of tubulin। तो अब क्या हमने कहा कि मान लीजिए एक लंबी सी ऐसे एक खाली सी पाइप है, इसके ऊपर ऐसे 13 जो हैं वो
फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका ऐसा पूरा होगा, फिर इसका आएगा, ये ऐसे लीनियर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या ये क्या कर सकते हैं, ऐसे स्पाइरली बाइंड होकर के भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ब्रांच नहीं होंगे। एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन को स्पाइरल कर सकती है, बट वो ब्रांच नहीं कहलाएगी। ठीक है, ब्रांच नहीं होगी, वो उसको स्पाइरल कर सकती है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि द वॉल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्टिंग 13 इंडिविजुअल लीनियर और स्पाइरलिंग फिलामेंट। लीनियर लंबी हो सकती है या स्पाइरल हो सकती है स्ट्रक्चर about 5 nanometer in diameter या 6 nanometer in diameter, which in turn are composed of tubulin। और ये किसका बना होता है, जो हम पहले साइटोस्केलेटन वाली स्लाइड पढ़े थे, तो उसमें हम कई प्रोटीन्स का नाम लिए थे ना, तो क्या है जो किसका बना होता है, ट्यूबुलिन्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव ल्यूमेन ऑफ 14 नैनोमीटर वाइड, और इसका जो ल्यूमेन बचता है, जैसे ये मान लीजिए हो गया, तो अब इसके बीच की ये जो जगह बचेगी ये क्या कहलाएगी, ल्यूमेन। ठीक है, और इसके इस ल्यूमेन की बात करें तो ये कितना चौड़ा होता है, ये 14 नैनोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ओवरऑल 24 से 25 हो जा रहा है। अब उसके ऊपर क्या प्रोफिलामेंट्स भी प्रेजेंट हैं। अब प्रोफिलामेंट्स जब कुछ जगह घेर ले रहे हैं तो उसके बीच में बस जो ल्यूमेन बच रहा है, जो खाली जगह बच रही है, वो कितनी बच रही है, वो 14 बच रही है। ठीक, देखिए 24 या 25 था, तो 5 मानिए या 6 मानिए, तो मान लीजिए 5 ये इधर से गया, 5 इधर से गया, 10 तो ऐसे ही निकल गए, तो 14 बच गया। 25 मान लेते, कोई 5 का होगा, कोई 6 का होगा, थोड़ा वेरी कर सकता है, तो ये 14 वहां पे बच जाता है। 14 बीच की जो जगह रहती है वो बच जाती है। ये देखिए एक हेलिकल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक हॉलो पाइप होगा, उस पे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे अरेंज है सब। ठीक, ये देखिए अरेंज है सब, और एक को क्या कह रहे हैं हम, एक लाइन को सिर्फ इंडिविजुअल, हम उसको कहते हैं प्रोफिलामेंट। ठीक है, और ट्यूबुलिन की बनी होती है, और ये ट्यूबुलिन जो होते हैं वो 2 अल्फा और बीटा होते हैं। तो अल्फा बीटा देखिए 2 कलर में दिख रहे हैं, तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन जो है वो आकर के जुड़ रहे हैं और डाइमर्स का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। ठीक, क्लियर है। देखिए ये इसको निकालेंगे, एक अल्फा ट्यूबुलिन एक बीटा ट्यूबुलिन, और ये बना करके क्या कर लेंगे, डाइमर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, और ढेर सारे डाइमर्स जब मिल जाएंगे तो वो पूरा का पूरा माइक्रो ट्यूब्यूल बना लेंगे। ठीक, इसके केमिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। केमिकली प्रोटोफिलामेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज मेड ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड ट्यूबुलिन। अभी हमने बात किया था कि जिस प्रोटीन से प्रोफिलामेंट्स या प्रोटोफिलामेंट्स जो बने हैं, वो उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम होता है ट्यूबुलिन। Tubulin is an acidic protein with a molecular weight 55,000 and a sedimentation constant 6s। ट्यूबुलिन जो है वो एक एसिडिक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, एक एसिडिक प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 55,000 डाल्टन, एंड इसका जो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होगा वो है 6s। इट अकर्स इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। अभी मैंने दिखाया था कि 2 डिफरेंट फॉर्म में थे, अल्फा और बीटा। तो इट अकर्स इन 2 डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। ईच कंटेन्स अबाउट 450 अमाइनो एसिड, और हर के अंदर जो ये प्रोटीन है, और इसके पहले हम पढ़े हैं कि प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। ढेर सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं आपस में एक चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो वो प्रोटीन बन जाता है। तो हम कह रहे हैं ट्यूबुलिन इज अ प्रोटीन। अब वो एसिडिक है, बेसिक है, नो मैटर, प्रोटीन तो है ना। तो प्रोटीन है तो किससे मिलके बनेगा, अमाइनो एसिड से मिलके बनेगा। तो ये जो हर चाहे अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन की जो एक एक यूनिट है, एक एक जो है वो 450 अमाइनो एसिड से मिलकर के बने हैं। मतलब ये प्रोटीन जो है वो 450 अमाइनो एसिड्स मिलकर के एक अल्फा ट्यूबुलिन बना रहे हैं या एक बीटा ट्यूबुलिन बना रहे हैं। Both of these protein have a distinct though closely related amino acid sequences and are thought to have evolved from a single ancestral protein। क्या कह रहा है, जो दोनों प्रोटीन है ये सब क्लोजली रिलेटेड अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं। मतलब 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं,
उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके हमको जो जेनेटिक कोड्स होते हैं बहुत सिमिलर टाइप के होते हैं। तो जो क्लोजली रिलेटेड अमाइनो एसिड्स हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है कि सारे प्रोटीन्स जो हैं ये सब क्लोजली रिलेटेड अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस से मिलकर के बने हुए हैं एंड आर thought to have evolved from a single ancestral protein। और ऐसा लगता है, इतने ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं कि ऐसा लगता है कि किसी एक सिंगल एंसेस्ट्रल प्रोटीन से ही सारे डिराइव हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया इन सब की हरकत मिल रही है, दैट मीन्स कि ये किसी एक खानदान से बिलोंग कर रहे हैं, इनका कोई एंसेस्टर एक ही रहा होगा। सेम उसी तरीके से ये सारे जो प्रोटीन हैं, 450 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलकर के एक प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये 450 अमाइनो एसिड्स जो हैं ये सिमिलर हैं, बहुत हद तक ये सिमिलर हैं, सिमिलर सीक्वेंसेस से मिलके बने हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनके एंसेस्टर मतलब इनके पूर्वज कोई एक ही रहे होंगे, उसी से ये सारे क्या हुए हैं, डिराइव्ड हुए हैं। ठीक, उसी से ये सारे डिराइव्ड हुए हैं। तो केमिकल कंपोजिशन की हमने बात करा। जब हमने केमिकल कंपोजिशन की बात किया तो हमने कहा प्रोटीन ट्यूबुलिन से मिलके बने हैं। ये ट्यूबुलिन जो है वो फर्दर दो टाइप्स के हैं, एक अल्फा ट्यूबुलिन है, एक बीटा ट्यूबुलिन है। और ये इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 55,000 डाल्टन। और इसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट की बात कर ले तो वो 6x होता है। और ये अल्फा और बीटा दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसका नेचर कैसा होता है, नेचर इसका एसिडिक होता है। और ये सारे जो है 450 अमाइनो एसिड से मिलकर के बने हैं। और ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सिमिलर होते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि ये किसी एक सिंगल एंसेस्टर से ही डिराइव्ड हुए होंगे। ठीक, The two protein shows very little divergence from the lowest to the highest eukaryotes। ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं ये बहुत ही कम डाइवर्जेंस शो करते हैं। पूरा आप लोअर से हायर यूकैरियोट्स देख लीजिए तो इनके अंदर डाइवर्जेंस जो है shows very little divergence, बहुत ही कम डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। भाई एक ही जैसे हैं तो कितना डाइवर्जेंस दिखा लेंगे, तो बहुत ही कम डाइवर्जेंस देखने को मिलता है फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट यूकैरियोट। फॉर एग्जाम्पल द बीटा ट्यूबुलिन ऑफ सी अर्चिन, फ्लैजिलेट्स एंड चिक ब्रेन सेल्स डिफर ओनली इन वन अमाइनो एसिड्स। जो बीटा ट्यूबुलिन जो प्रेजेंट होता है सी अर्चिन के फ्लैजिलेट्स में और चिक के ब्रेन में, सी अर्चिन के फ्लैजिलेट्स में भी प्रेजेंट होगा और चिक के ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा। तो उसका जो बीटा ट्यूबुलिन्स है वो बीटा ट्यूबुलिन्स क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है उनकी। ठीक, ट्यूबुलिन द फॉर्म ऑफ डाइमर rather heterodimers of alpha and beta tubulin polymerize into microtubulins। मैंने कहा कि ट्यूबुलिन जो है वो अल्फा और बीटा में है, फिर अल्फा बीटा आकर के जुड़ रहे हैं तो एक डाइमर बना ले रहा है, एक हेट्रोडाइमर बन जा रहा है क्योंकि एक अल्फा है एक बीटा है। फिर वो सारे आकर के आपस में पॉलीमराइज हो जाएंगे और पॉलीमराइज करके पूरा एक बना लेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। Thus, heterodimers of tubulin assembles, वो क्या करते हैं, assembles होते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं, form linear protophilaments। और एक जैसे मान लीजिए एक अल्फा एक बीटा आया, फिर एक और अल्फा बीटा आया, फिर एक और अल्फा बीटा आया, ऐसे कर करके वो असेंबल होते जाते हैं और एक लीनियर प्रोटोफिलामेंट्स का फॉर्मेशन कर लिए। एक लीनियर प्रोटोफिलामेंट्स बना, फिर दूसरा लीनियर प्रोटोफिलामेंट्स बनेगा, ऐसे ही कर करके पूरे 13 जो सब यूनिट्स हैं वो क्या करते हैं, बन जाते हैं। With beta tubulins, one dimer in contact with alpha tubulins of the next। एक डाइमर जो होगा वो दूसरे के अल्फा ट्यूबुलिन से आकर के जुड़ जाएगा और जुड़ करके एसोसिएट हो जाएगा, एक अपना एक एसोसिएशन बना लेगा, एक असेंबली बना लेगी और असेंबली बना करके वो उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। Since all the 13 protofilament elements are aligned parallelly with the same polarity। इसी तरीके से जैसे ऐसा नहीं है कि जिसका जहां मन कर रहा है वहीं आकर के जुड़ जा रहा है, जहां मन कर रहा है वहीं तो आकर के जुड़ नहीं रहा। हमने क्या कहा यहाँ पे कि लीनियर प्रोटोफिलामेंट कैसे बन रहा है, विथ बीटा ट्यूबुलिन्स ऑफ वन डाइमर, एक डाइमर के बीटा से दूसरे डाइमर, जैसे मान लीजिए ये एक डाइमर हो गया, ये दूसरा डाइमर हो गया, रुक जाइए हम दूसरे कलर से बना लेते हैं।
एक अल्फा एक बीटा जुड़ के एक डाइमर बना रहा है, एक अल्फा एक बीटा जुड़ के एक डाइमर बना रहा है। तो ये एक डाइमर हो गया, ये दूसरा डाइमर हो गया। तो इस डाइमर के बीटा से दूसरा वाला जो डाइमर है उसका अल्फा आकर के जुड़ेगा, यही होगा ना। इस वाले डाइमर के बीटा से दूसरे वाले डाइमर का अल्फा आकर के जुड़ेगा, ऐसे ही जुड़ते जुड़ते एक लीनियर बना लेगा। और ये क्या करते हैं, ऐसे ही लीनियरली पैरेलल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं। एक हुआ, फिर उसके नीचे दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर जैसे मान लीजिए ये है तो एक ऐसे अरेंज हुआ, दूसरा ऐसे हुआ, तीसरा ऐसे हुआ, चौथा ऐसे ऐसे एक पैरेलल फॉर्म में, एक पैरेलल फैशन में ये क्या करते हैं, अलाइन हो जाते हैं। और इनकी पोलैरिटी इसी वजह से क्या होती है, सेम होती है। पोलैरिटी इनकी कैसी होगी, सेम। एक साइड पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, दूसरी साइड नेगेटिव हो जाएगा। The microtubules are polar structure having a plus or fast growing and a minus or slow growing ends। ठीक है, ये क्या होगा, इससे क्या होता है, एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी डेवलप हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमें एक पोलर स्ट्रक्चर मिल जाता है, हमें एक पोलर स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसमें जिस साइड प्लस रहता है, पॉजिटिव रहता है एक साइड और एक साइड निगेटिव। इस पॉजिटिव को हम कहते हैं फास्ट ग्रोइंग एंड और निगेटिव को हम कहते हैं स्लो ग्रोइंग एंड। ठीक, दो एंड मिल जाते हैं, मतलब पोलैरिटी मिल जाएगी। तो पोलैरिटी इज व्हाट, जब आयंस का जो होगा वो डिफरेंशिएशन देखना, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। तो एक एंड पे पॉजिटिव होगा और दूसरे एंड पे नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव साइड होता है उसको हम कहते हैं फास्ट ग्रोइंग एंड, और जो नेगेटिव साइड होता है या माइनस साइड होता है उसको हम कहते हैं स्लो ग्रोइंग एंड। ठीक, फिर the microtubules is the polar structure having a fast growing positive and a slow growing or destructive negative end। ये चीजें देख लिया। The minus end of the cytoplasmic microtubules in cells are bound tightly to microtubules organizing centers from which their assembly or polymerization starts। क्या कह रहा है, जो माइनस एंड है साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो माइनस एंड होता है सेल्स में, वो क्या होता है, बाउंड टाइटली टू माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। वो किससे जाकर के, उससे क्या होता है, MTOCS, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये एक ऐसा सेंटर है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऐसा समझ लो। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो होते हैं, इससे जाकर के ये बहुत टाइटली बाइंड हो जाते हैं और वही क्या करता है, उसका असेंबली या पॉलीमराइजेशन, वहीं से असेंबली कराना या पॉलीमराइजेशन कराना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आकर के ये इससे जुड़ता है, इसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, असेंबली इसकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अल्फा बीटा अल्फा, मतलब जो डाइमर्स बने हैं वो डाइमर्स आकर के जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। Microtubules organizing centers also protect the minus end of the microtubules from the disassembly। और ये MTOCS जो रीजन है, ये और क्या काम करता है, ये जो माइनस साइड है, माइनस एंड है, उसको डिसअसेंबली होने से भी बचाता है। भाई आ रहा है, जुड़ रहा है तो उसको जोड़ रहा है, असेंबली करवा रहा है। अब वो असेंबली करवा रहा है, जो अपनी मेहनत लगा के कोई काम करेगा तो वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि वो काम खराब हो जाए। तो ये क्या करा रहा है कि इसी से एसोसिएट होने के बाद इनकी असेंबली स्टार्ट हो रही है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होना हो जा रहा है। तो ये एक तो पॉलीमराइजेशन कराता है, दूसरा इसको डिसअसेंबल होने से भी बचाता है। ठीक है, डिसअसेंबल होने से भी रोकता है। जनरली द प्लस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स टर्मिनेट नियर सेल मार्जिन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसअसेंबली बाय कैपिंग प्रोटीन्स। और जो क्या होता है, जो प्लस एंड है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो कहाँ जाता है, सेल की मार्जिन की तरफ, मतलब बाहर की तरफ जाता है। और क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसअसेंबली बाय, और जो भी प्रोटीन्स वहां पे होते हैं उनकी कैपिंग करता है, और कैपिंग करके इसको डिसअसेंबली होने से बचा लेता है। कैपिंग नहीं रहेगा तो हो सकता है वो निकल के चले जाए, तो उसको एक कैपिंग कर देता है, और कैपिंग करके डिसअसेंबली होने से ये भी बचाता है। ये क्या करता है, पॉजिटिव साइड की बात है। निगेटिव साइड पे डिसअसेंबली होने से कौन बचाता है, तो निगेटिव साइड पे डिसअसेंबली होने से बचाता है माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक साइड पे होता है और ये क्या होता है, सेल मार्जिन साइड पे होता है। ठीक, यहाँ पे जो डाइमर्स होते हैं वो आकर के जब इससे जुड़ते हैं तो यहीं पे
पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और पॉलीमराइजेशन होते 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 ये मार्जिन तक पहुंचता है, तो ये पॉजिटिव एंड होता है। और ये पॉजिटिव एंड क्या करता है, ये वापस से डिसअसेंबल ना हो जाए इसके लिए पॉजिटिव एंड पे क्या करता है, कैपिंग कर देता है। ठीक, अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हो रहा है, एट द माइक्रोट्यूब्यूल्स the two end positive and negative end shows the construction and destructions or assembly or disassembly। अब क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पे क्या हो रहे हैं, दो एंड बन जा रहे हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। क्या हो रहे हैं, इस पे दो एंड्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है क्योंकि पोलैरिटी डेवलप हो गई है, तो दो एंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये निगेटिव पोल हो गया, ये पॉजिटिव पोल हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये निगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं ये किसके लिए, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक, द पॉजिटिव एंड शोज असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन, जो पॉजिटिव एंड है ये असेंबली को शो करता है, whereas the negative end shows disassembly, और जो निगेटिव एंड है ये किसको शो करता है, डिसअसेंबली को ये शो करता है। द असेंबली चेक बाय कॉल्ची-सीन, जो असेंबली है उसको कौन चेक करता है, वो करता है कॉल्ची-सीन। इस डायग्राम में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ट्यूबुलिन है, ये ट्यूबुलिन पोल जहां पे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स मतलब ये जो डाइमर्स प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये निगेटिव एंड होगा तो यहाँ से डिसअसेंबली हो रहे हैं, ये लोग टूट टूट के अलग हो रहे हैं, तो ये डिसअसेंबली होकर के ट्यूबुलिन पूल्स वहां में जा रहे हैं, वहां से कॉल्ची-सीन जो है इनको ट्रिगर करता है और वो क्या कराता है, वापस से इसकी असेंबली कराता है और ये यहाँ पे जुड़ते जाते हैं। एक रहेगा तो उसको मोनोमर कहेंगे, जब इससे अल्फा बीटा दोनों जुड़ जाएंगे तब हम इसको डाइमर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो निगेटिव एंड है वहां से ये डिसअसेंबल अगर हो रहे हैं तो होकर के कहाँ जा रहे हैं, ट्यूबुलिन पूल में, फिर इस ट्यूबुलिन पूल से कॉल्ची-सीन इसको ट्रिगर कर रहा है असेंबली करने के लिए और ये उसको उधर भेज करके पॉजिटिव एंड पे उसका वापस से असेंबली करवा दे रहा है। ठीक, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन की बात कर लेते हैं कि हाँ भैया माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में इतनी चीजें जाने हम, तो इसका फंक्शन क्या है। The microtubules having several functions in the eukaryotic cell such as mechanical function, cellular polarity, circulation, contraction, transport and morphogenesis। क्या क्या कराता है, मैकेनिकल फंक्शन कराता है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देगा, सेलुलर पोलैरिटी जनरेट करता है, अभी हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो जाता है, सर्कुलेशन में भी हेल्प कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी ये करा रहा है, चीजों का ट्रांसपोर्ट कराना और मॉर्फोजेनेसिस। तो पहला क्या है, मैकेनिकल फंक्शन। The microtubules provide mechanical support and also maintain the shape and size of the cell। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मैकेनिकल फंक्शन का। मैकेनिकल फंक्शन बोले तो सीधा मतलब मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। मैकेनिकल सपोर्ट दे करके क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, सेल के शेप को, सेल के साइज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो पहला हो गया मैकेनिकल फंक्शन, द माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड ऑल्सो मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेकंड क्या है, मॉर्फोजेनेसिस। क्या है, मॉर्फोजेनेसिस। ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन द मैकेनिकल फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द शेप ऑफ डेवलपिंग सेल्स। क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस का काम करा रहा है। जब सेल डिफरेंशिएशन होता है तो उस टाइम में क्या होता है, जो मैकेनिकल फंक्शन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो क्या करता है, अपना जो डेवलपिंग सेल्स हैं उनकी शेप्स को डिसाइड करने में हेल्प करता है। जो सेल्स अभी डेवलप कर रही हैं उनके सेल्स को, उनके शेप को डिसाइड कराने में कौन हेल्प करता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, द इनॉर्मस इलोंगेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड्स ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस is accompanied by production of an
ऑर्डिनरी एरे माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट वर रैप्ड अराउंड द न्यूक्लियस एंड डबल हेलिकल अरेंजमेंट। क्या हो रहा है, हमने कहा कि कोई भी जो नई सेल्स बन रही है उनको शेप देने का काम करता है, उनको शेप दे रहा है। जैसे जब इलोंगेशन होना होता है सेल का, स्पर्मेटिड्स जब बनती हैं, स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जब स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये क्या करता है, एक ऑर्डिनरी एरे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो रैप्ड होते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड वो रैप्ड हो जाते हैं एंड एक डबल हेलिकल अरेंजमेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब वहां पे आकर के लग के उसके अराउंड रैप होकर के उसको एक प्रॉपर शेप वो देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो स्पर्मेटिड्स होता है वही फर्दर क्या होगा, स्पर्म में कन्वर्ट होगा और स्पर्म जो होता है वो ऐसे एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज द सेलुलर पोलैरिटी। सेलुलर पोलैरिटी में क्या है, द मोटालिटी एंड पोलैरिटी ऑफ द सेल इज डिटरमाइंड बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो कोई भी सेल की मोटालिटी कितनी होगी, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, वो सब कौन डिटरमाइन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्टिविटी से ही ये सारी चीजें डिटरमाइन होती हैं। डायरेक्शनल ग्लाइडिंग ऑफ कल्चर्ड सेल इज फाउंड टू डिपेंड ऑन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ग्लाइडिंग मतलब सेल जो होती है दूसरे सेल्स के ऊपर से ग्लाइड करके जब चलती हैं, मतलब मूवमेंट कर रही हैं, तो मोटालिटी के लिए ग्लाइडिंग मूवमेंट कर रही हैं, वो सारी चीजें किस पर डिपेंड होती हैं, वो सारी चीजें हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स पे ही डिपेंड होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्ले अ रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेंट्रल एज वेल एज सिलियरी एंड फ्लैगुलर मूवमेंट। अब सोचिए हम क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम यहाँ पे आकर के अरेंज हो गए, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और सेल्स को इस तरीके से क्रोमोसोम को खींच के लेके जाती हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ये दूर दूर कैसे होंगे, दूर दूर नहीं होंगे तो ये डिवाइड कैसे होंगे, डिवाइड नहीं होंगे तो ये दो में कन्वर्ट कैसे होंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन का भी ये काम कौन करा रहा है, हमने कहा था इस स्पिंडल फाइबर में कौन प्रेजेंट होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन का भी काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके इनको दूर दूर कर लेता है और खींच के अलग कर देता है। फिर दूसरा है सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट। Microtubules are involved in the transport of macromolecules, granules and vesicles within the cell. सेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, उन सब का ट्रांसपोर्ट कराने में भी कौन हेल्प करता है, तो उन सब का ट्रांसपोर्ट कराने में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करता है। तो अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।